हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के 30 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। और फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, असर्शन, रीजन बेस्ड, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इस चैप्टर को इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं साथ साथ। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर बात करी गई है बक्सा टाइगर रिजर्व की। तो बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर है एंड इट इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग व्हाट। तो बक्सा टाइगर रिजर्व पे एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है, किस चीज का खतरा है? तो खतरा है यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला है केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टक्सोल which is extracted from the bark, needles, twigs and roots of the Himalayan yew is used to treat what, and it is the biggest selling drug in the world for the treatment of this disease. तो बच्चों, एक केमिकल कंपाउंड है टक्सोल नाम का, जिसको बार्क, नीडल, ट्विग्स जो हिमालयन यू प्लांट की होती है वहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो किस चीज का इलाज करने के लिए इसको यूज करा जाता है? तो इट इज यूज टू ट्रीट कैंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन हमारा, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो हमारे वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट को लाया गया था। कौन से साल में लाया गया था? तो इट वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन काफी आसान है अभी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इनमें से कौन सी चीज लोकेटेड है? तो इट इज डेफिनेटली द सरिस्का वाइल्ड लाइफ sanctuary. This is located. Next, Dash has the largest area under the permanent forest constituting 75% of its total forest area. कौन से इंडिया के स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के तहत है, which is like 75% of its total forest area? तो it is in the state of मध्य प्रदेश। याद रखिएगा बच्चों कि एमपी के अंदर सबसे ज्यादा 75% जो एरिया है वो परमानेंट फॉरेस्ट के तहत है। मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया में से 75% फॉरेस्ट एरिया इज अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन द प्रिस्टीन फॉर्म आर कॉल्ड। बहुत से वर्जिन फॉरेस्ट, यानी कि बच्चों जो अनटच्ड फॉरेस्ट होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है, और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है द सेक्रेड ग्रोव्स। ऑलराइट, सेक्रेड ग्रोव्स बोला जाता है इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following categories of forests and wastelands belongs to the government, private, individuals, communities? तो इनमें से कौन सी कैटेगरी है फॉरेस्ट की और वेस्टलैंड की जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को बिलोंग करती है? तो इट इज दी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट, Which of the following conservation strategies does not directly involve community participation? इनमें से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है, प्रोटेक्शन की स्ट्रैटेजी है जो कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करती, समुदायों को इन्वॉल्व नहीं करती है? तो जेएफएम डेफिनेटली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करती है। बेटी बचाओ आंदोलन, बच्चों ये बेटी बचाओ नहीं, बीज बचाओ आंदोलन है, गलत लिखा हुआ है। बीज बचाओ आंदोलन भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चिपको मूवमेंट भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लेकिन ये जो है ना डीमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस डज नॉट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहां मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, फॉरेस्ट वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ government and private individuals and communities, forest land reserved for wood resources. So it is definitely option A, most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. Next is our 10th question. चलिए 10th question पे आते हैं। What type of forest lands are protected from any further depletion? मतलब बच्चों ऐसा forest area जहाँ ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है और ज्यादा हमें डिप्लीशन नहीं करनी है और फर्दर हम डिप्लीशन में नहीं जा सकते, तो ऐसे फॉरेस्ट एरिया को बोला जाता है द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, which are actually protected from any further depletion, और हम डिप्लीशन नहीं सह पाएंगे। ठीक है, और नहीं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट? अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों? अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज को बिलोंग करता है, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द डैश ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग्स। ओडिशा और बिहार के ट्राइबल्स कौन से ट्री को वर्शिप करते हैं? सो दे वर्शिप द
tamarind tree. All right. Next, which farmers and citizens groups have worked towards diversified crop production without the use of synthetic chemicals? तो कौन से ऐसे फार्मर्स और सिटीजन्स के ग्रुप हैं जिन्होंने डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ काम करा है कि बहुत अलग अलग टाइप के हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करें बिना सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करें? सो दिस इज डेफिनेटली द बीज बचाओ आंदोलन. नेक्स्ट, ओके, सो हियर इज एन assertion reason question. assertion दे रखा है कि टाइगर पॉपुलेशन इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली है. तो ये तो बिल्कुल गलत है. इट इज डेफिनेटली ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. And tiger population in forest is increasing rapidly day by day. Both are false. ठीक है बच्चों, तो ना तो टाइगर पॉपुलेशन रैपिडली डे बाय डे बढ़े जा रही है और ना ही ऐसा है कि वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में नहीं है. डेफिनेटली है और कम हो रही है वो पॉपुलेशन. दैट इज वाई उसको कंजर्व करने की नीड है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. तो जितना ज्यादा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हो, नाश करते जा रहे हो उसका, तो उससे आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो खत्म होती जा रही है. तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट है द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. आप जब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हो तो उससे एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है. तो ये दोनों ही चीजें ट्रू हैं. ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कंजर्वेशन ऑफ एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएगी, दिस इज नॉट द रीजन कि वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्ट करा जा रहा है. तो इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट है assertion दे रखा है वी नीड टू कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत है. डेफिनेटली ट्रू, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं. नेक्स्ट लिख रखा है रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व्ड. दिस इज आल्सो ट्रू. अब बच्चों यहाँ पर आर इज डेफिनेटली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि बोला जा रहा है कि रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में एक डिक्लाइन आया है. दैट इज वाई वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए अगले पे चलते हैं. assertion दे रखा है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. बच्चों जब हम कोई लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जैसे डैम कंस्ट्रक्शन या समथिंग, तो उससे फॉरेस्ट एरिया कम होता है. डेफिनेटली है ना, फॉरेस्ट एरिया तो उससे डेफिनेटली कम होता है. लॉस ऑफ फॉरेस्ट एक्सपीरियंस करा जाता है. नेक्स्ट लिखा है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डजंट इनंडेट हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट. यहाँ बोला जा रहा है जब लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उससे बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया नहीं डूबता है, सबमर्ज नहीं होता है. तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. इट डज इनंडेट हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट तो हुआ ही है, बट दिस इज फॉल्स. तो assertion इज ट्रू एंड रीजन इज डेफिनेटली फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. Which animals have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India? अब बच्चों यहाँ पे लिखा है पीकॉक, पार्ट्रिज, लायन या फिर एशियाटिक लायन. कौन से एनिमल को जरा सोचिए कि फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई है. तो इसमें आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, इसको सोचने की जरूरत है. फटाफट से हम लोग सोचेंगे. तो यहाँ पे लिखा है पिकॉक, पार्ट्रिज, लायन या फिर एशियाटिक लायन. तो विच इज द करेक्ट आंसर, ए, बी, सी या डी? तो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं.
सो यहाँ पर डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन डी, एशियाटिक लायन। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स? टाइगर्स के एक्सटिंक्शन के पीछे क्या एक मेजर रीजन रहा होगा? तो बच्चों इट इज डेफिनेटली द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो बहुत जगह पर हम देखते हैं कि टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी ऑब्वियसली एंडेंजर्ड हैं, तो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तभी उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। बट हाँ, कहीं बहुत जगहों पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसके पीछे रीजन क्या रहा है? तो क्योंकि उनकी जो खाल होती है टाइगर की, उसका ट्रेड करा जाता है, उनकी बोन्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करा जाता है, दैट इज द रीजन, इसलिए उनको मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। बच्चों इंडिया में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर मौजूद है वो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है? तो इट इज अराउंड 24%। ऑल राइट, इट इज अराउंड 24%। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, write a brief note on project tiger, which is I think a very very important question from this chapter। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, लॉन्च्ड इन 1973। साथ ही में इनिशियली इट हैज शोन एन इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन टिल 1989, बट इन 1993 द टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्रॉप्ड। There are 27 tiger reserves in India covering an area of 37,761 square kilometer. It has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with an equal importance as a means of preserving the biotypes of seizable magnitude. बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एक वेल पब्लिश्ड पब्लिसाइज्ड काफी लोगों में फैलाया हुआ वाइल्ड लाइफ कैंपेन है वर्ल्ड का। 1973 में इसको लॉन्च करा गया था। स्टार्टिंग में इस प्रोग्राम से टाइगर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ी थी 1989 तक, लेकिन उसके बाद टाइगर पॉपुलेशन में ड्रॉप भी देखने को मिला है। तो 27 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बनाए गए हैं और टाइगर कंजर्वेशन करने की कोशिश की गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में कुछ हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर जो कि मौजूद है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग ढंग से बुक से एक बारी आंसर को देखकर इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से फ्रेम करके अच्छे से पॉइंटर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 22nd क्वेश्चन। बच्चों ये अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक शॉर्ट आंसर में और एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। परमानेंट फॉरेस्ट पता है ना क्या होता है? जब भी हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट की बात करते हैं, इट एक्चुअली मीन्स आवर रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड मिलाकर जो फॉरेस्ट एरिया है वो होता है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। कौन से स्टेट में परमानेंट फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा मौजूद है? तो इट इज एमपी, मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन ना बार बार क्योंकि पूछा जाता है इसलिए मैं भी बार बार बोल रही हूँ और बार बार आपसे ये अटेम्प्ट करवा रही हूँ। तो इट इज एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, एनुमरेट द फीचर्स ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। बच्चों आप सभी को पता है कि जेएफएम जो प्रोग्राम है इट इज अ कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम, जहाँ पे जो समुदाय है वो साथ में आए हैं और कंजर्व करना चाहते हैं हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं। फॉर्मेशन ऑफ द लोकल और विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक एक्टिविटीज ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो लोकल और विलेज इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया गया है और एक्टिविटीज को अंडरटेक किया गया है जहाँ पे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे काम करा जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो मैनेज है। साथ ही में जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, वो लोकल कम्युनिटीज कोशिश कर रही हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को मैनेज करने में, रिस्टोर करने में दे आर लेंडिंग देयर हैंड। एंड साथ ही में इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द शेयर इन द टिम्बर
हार्वेस्टेड गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज इन रिटर्न। तो इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिलता है और साथ ही में टिम्बर भी जितना हार्वेस्ट करा जाता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा शेयर इन कम्युनिटीज को मिलता है। चलिए नेक्स्ट 24th क्वेश्चन पे आते हैं। एनालाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू कंजर्व देयर ओन नेचुरल हैबिटेट्स इन इंडिया। बच्चों बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करी जा रही है। कौन सी अलग अलग कम्युनिटीज है जिन्होंने अपना साथ निभाया है या हाथ बढ़ाया है नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे, जैसे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, यहाँ पे विलेजर्स ने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई करी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहायता लेकर, और उन्होंने खुद से बोला कि हम खुद से अपने हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में विलेजर्स हैं, उन्होंने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर कर दिया है एज अ भैरोदेव दाकव सोनचुरी, एंड यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम हंटिंग नहीं होने देंगे। साथ ही में फेमस चिपको मूवमेंट है, हिमालयाज में चिपको मूवमेंट है, और यहाँ पर भी एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ही रिजल्ट है जो लोग वो अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो चिपको मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते ही हो कि कम्युनिटीज ने आके ऐसे पेड़ों को पकड़ लिया था कि हम इनको काटने नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, अब ये सरकार की कोशिश है। अभी लास्ट क्वेश्चन तक हम क्या पढ़े थे, कम्युनिटी ने क्या हिस्सा निभाया है, ठीक है। तो वहां पे चिपको मूवमेंट और हमने थोड़ा सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिसर्च के बारे में सरिस्का वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करी है ना। देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में और चिपको मूवमेंट के बारे में। बट बच्चों आप लोग यहाँ पे और भी जैसे जेएफएम के बारे में अगर लिखना है वो भी लिख सकते हो, बीच बचाओ आंदोलन के बारे में लिखना है वो भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी कंजर्वेशन। साथ ही में आगे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब सरकार ने क्या क्या करा है, क्या कदम उठाया है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश करे, नेशनल पार्क्स होगा, ठीक है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर भी उठाया है। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू करा गया और हैबिटेट्स जो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई। स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो कुछ जो ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड का मतलब है हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिन पे ये खतरा मंडरा रहा है कि वो थोड़े टाइम में विलुप्त हो सकती हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि उनकी हंटिंग बैन करके, उनको लीगल प्रोटेक्शन उनके हैबिटेट्स को देकर, ट्रेड जो है वाइल्ड लाइफ में उसको रिस्ट्रिक्ट करके। सो मेनी सच स्टेप्स हैव आल्सो बीन टेकन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके अब बच्चों एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसको बचाना, इस चीज की जरूरत क्यों है। व्हाई इज देयर अ नीड टू डू दैट एंड व्हाई डू वी नीड टू डू दैट, क्यों करना है, रहने दो ऐसे ही। बट नहीं, कंजर्वेशन इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। तो जब हम कंजर्व करते हैं तो उससे हमारी जो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो एनवायरमेंट में बहुत सारी डाइवर्सिटी मौजूद है वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट एरिया में, और वो सारी डाइवर्सिटी हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, पानी है, हवा है, हमारी मिट्टी है, उसे भी हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं। साथ ही में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स के, एनिमल्स की, उसको भी हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। इफ प्रोटेक्शन इज नॉट गिवन, अगर प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तो बहुत से प्लांट और एनिमल्स होंगे विच विल मूव इनटू द कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड। तो अगर आप प्रोटेक्ट अभी से नहीं करोगे, कंजर्व नहीं करोगे, तो कल को बहुत से ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज होंगे, बहुत से ऐसे जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी जो शायद खत्म होती जाएगी, कुछ कुछ स्पीसीज ही उड़ जाएंगे, ठीक है, और एकदम विलुप्त हो जाएंगे या फिर वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां पे वो एक वर्ज पे आ जाएंगे एक्सटिंक्ट होने की। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। नेक्स्ट, evaluate the role of the large scale developmental projects in accelerating the loss of forest in India। लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ने किस तरीके से हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो खत्म करा है या डिक्लाइन हुआ है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से, इस चीज को बताइए। तो 1951 के बाद से ही 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करा गया है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। फॉरेस्ट को क्लियर करना नर्मदा सागर प्रोजेक्ट्स के लिए, इससे 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो था वो इनंडेट हो गया है, पानी के नीचे सबमर्ज हुआ है।
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से, जैसे दे हैव आल्सो लेड टू द सोशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन, whose original focus was on the trees that would be submerged under the dam water. और बच्चों देखो, जब हम कोई भी रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी कि डैम को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं तो वी नो डेफिनेटली कि इसकी वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, पानी तले डूब जाएगा। बट फिर भी हम उस चीज में आगे जाते हैं, जिस वजह से काफी इनिशियली जब लोग इन डैम प्रोजेक्ट्स का विरोध भी कर रहे थे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर टेहरी डैम आंदोलन, ऐसे आंदोलन भी जब लोग कर रहे थे तो उनका मेन फोकस यही था, उनको पता था कि बहुत सारा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, जो पेड़ पौधे हैं, वो एक तरीके से डूब जाएंगे पानी तले। ऑलराइट, आगे देखिए 28th क्वेश्चन है, नेचर वर्शिप एक बहुत एज ओल्ड बिलीफ है, बहुत पुराना विश्वास है लोगों का। एक्सप्लेन हाउ इट हैज हेल्प्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं, भगवान का एक गिफ्ट समझते हैं रिसोर्सेस को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को, और उसकी पूजा करते हैं, उसको बहुत सेक्रेड मानते हैं, है ना, उसको बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहते। तो ये जो मान्यता है लोगों की नेचर वर्शिप करने की, उसने किस तरीके से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा है या कंजर्व करा है, ये हमें बताना है। तो ट्राइबल्स जो है डेफिनेटली बिलीव इन नेचर वर्शिप, जो कि इस फैक्ट पे बेस्ड है दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। और बहुत से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ये मानते हैं कि बहुत सी जो प्राकृतिक रूप में चीजें मौजूद है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, संभाल के रखना है। ऐसे जो बिलीव्स हैं, इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करा है ताकि वो फॉरेस्ट एरिया और डिके ना हो जाए, और लोग उसे काटने पीटने ना चले जाएं, या फिर खत्म ना हो जाए वो फॉरेस्ट एरिया, और इसी वजह से इनको सेक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है। ठीक है, जो सेक्रेड यानी कि काफी पूजनीय, काफी आप प्योर मान रहे हो उस चीज को, तो दैट इज वाई इनको सेक्रेड ग्रोव्स कहा जाता है। ठीक है, माउंटेन्स, बहुत से लोग माउंटेन्स को, स्प्रिंग्स को, प्लांट्स को, इन सबको भी सेक्रेड मानते हैं कि इनको हम भगवान का गिफ्ट है, इसे हमें नहीं छूना। Certain communities revere a particular tree like Mundas and Santals of छोटा नागपुर region worship Mahua and Kadamba trees। तो बहुत सी ऐसी communities भी हैं जो कि कुछ trees को भी specifically worship करती है, जैसे मुंडास और संथाल्स जो हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के, ये लोग महुआ और कदम्बा ट्री को वर्शिप करते हैं। ऐसे ही बिहार और उड़ीसा के जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ये लोग टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज को वर्शिप करते हैं शादी वगैरह के दौरान। सो ऐसे ये मान्यता देते हैं, उतना उसको प्योर और सीक्रेट्स मानते हैं, और इस वजह से दे ऑब्वियसली आर अगेंस्ट कि ऐसे जो पेड़ पौधे हैं इनको काटना नहीं है, प्रोटेक्ट करके रखना है, और इसी तरीके से उनको ये बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, When was the Indian Wildlife Protection Act implemented and describe its main objectives? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के ऊपर। तो इसको इंप्लीमेंट करा गया था 1972 में हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए। ऑल इंडिया लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज की जारी करी गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था इस एक्ट का? जितनी भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज की, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो बच्चों बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, यानी कि हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई थी। कैसे? उनकी हंटिंग को बैन करा गया था, उनके शिकार को बैन करा गया था, लीगल प्रोटेक्शन दी गई थी उनके हैबिटेट्स को, और उनके ट्रेड को रोका गया था। साथ ही में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी स्टैब्लिश करा कुछ कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए भी, जिनके ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है, उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च करे, जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट स्पेसिफिक स्पीसी। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और तभी मैंने इसको लास्ट में डाला था। एक वो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आनी चाहिए। फॉरेस्ट को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे क्लासिफाई करते हैं? 3 डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही हैं आपको, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? आधा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा गया है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करा जाता है, जिसको मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है। बच्चों बेसिकली फॉरेस्ट का ऐसा हिस्सा जहां पे ऐसा माना जाता है कि ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं, जो किसी भी हालत में खत्म नहीं होने चाहिए, तो उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताता है कि 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। अब कुछ ऐसा फॉरेस्ट एरिया था जो कि काफी ज्यादा डिप्लीट होता चला जा रहा था, बहुत ज्यादा खत्म होता चला जा रहा था। तो अब ये रियलाइज हुआ कि यार इस एरिया में बहुत सारा डिप्लीशन हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते डिप्लीशन का होना। इस वजह से उसको हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन।
साथ ही में अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया आता है, फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स जो कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज दोनों को बिलोंग करते हैं, तो दैट इज द अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप यू ऑल लाइक द लेक्चर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।